प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत बढ़िया होंगे। लंबे समय बाद इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि पिछली वीडियोस में हमने कक्षा 6 से 8 तक की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक को कवर किया था। उसके बाद समय नहीं मिलने के कारण कक्षा 9वीं और 10वीं के वीडियोज़ नहीं डाल पाए। आज के इस लेक्चर में कक्षा 9वीं का एक अध्याय को हम देखने वाले हैं, क्योंकि अगर हम पूरी 9वीं की बुक को साथ में लेते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि एक एक टॉपिक का वीडियो ही डाला जाए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हमारा टॉपिक है विश्व की प्राचीन सभ्यताएं। इतिहास का टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। और जो अभ्यर्थी इस नोट्स के माध्यम से पढ़ रहे हैं उन सभी को पता है कि जो कक्षा 9वीं की बुक है उन्हीं में से ये नोट्स बना रखे हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो लिख रखी है, ताकि परीक्षा के समय इन चीज़ों को रिवाइज किया जा सके। तो देखते हैं, आज का टॉपिक है विश्व की प्राचीन सभ्यताएं। ठीक है, तो चलते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो जो हम देखेंगे विश्व के प्रमुख दार्शनिक चिंतन वगैरह। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हम आगे हैं विश्व की प्राचीन सभ्यता पर। उससे पूर्व आप सभी को बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बराबरी बने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देवें, ताकि आगामी अपडेट आपको मिलता रहेगा। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब वो अपने आप पर निर्भर करता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो करना, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है विश्व की प्राचीन सभ्यता है। रीट के सिलेबस में एक टॉपिक है, वो है सिंधु घाटी सभ्यता। तो उन्हीं के बारे में जानने वाले हैं। आज से लगभग 5-7 हज़ार वर्ष पूर्व भारत की प्रमुख नदियाँ, मतलब आज से 5-7 हज़ार वर्ष पूर्व, 5 से 7 हज़ार वर्ष पूर्व भारत की प्रमुख नदियाँ थी। एक तो थी सरस्वती और दूसरी थी सिंधु। ठीक है, अब ज्योग्राफी के हिसाब से आपको क्या याद रखना है कि इनका नदियाँ कहाँ से निकलती है, उद्गम स्थल इनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। वैसे बात की जाए, हिस्ट्री में ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाता है, लेकिन ज्योग्राफी के हिसाब से पूछा जा सकता है कि सरस्वती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है और सिंधु नदी का उद्गम स्थल। तो देखते हैं। सिंधु नदी मित्रों शिवालिक की पहाड़ियों से निकला करती है, जो अभी वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है। वहीं बात की जाए सिंधु नदी की, तिब्बत के कैलाश मानसरोवर के उत्तर में स्थित सनखे खबब से निकलती है। सनखे खबब से निकलती है। ठीक है, तो इस प्रकार आप याद रखना। अब बात करें सरस्वती की, तो सरस्वती से इम्पोर्टेंट जो चीज़ें निकल के आती है वो ये है कि ये नदी आदि बद्री के पास मैदान में प्रवेश करती है। ठीक है, आदि बद्री के पास मैदान में प्रवेश करती है। उसके बाद में ये दक्षिण पश्चिम दिशा बहती हुई कुरुक्षेत्र, गंगर, आकड़ा होते हुए हरियाणा के शीर्ष स्थान से राजस्थान की नहर में प्रवेश करती है। अगर बात करें तो मैं आपको थोड़ा सा मैप के माध्यम से समझाने की प्रयास करूँगा। जैसे वैसे राजस्थान का नक्शा सही ढंग से तो मुझे तैयार नहीं होगा। मान लो तो यहाँ पर आपको पता है गंगानगर है, तो हरियाणा के बात की जाए, हरियाणा से होते हुए ये नदी हनुमानगढ़ के नौर तहसील है, वहाँ ये प्रवेश करती है। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान में रखना है। फिर ये प्रपात पतन के पास समुद्र में मिलती है और अभी ये अस्तित्व में नहीं है। इतना ही आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है हड़प्पा। देखो इस लाइन से मित्रों लगभग 4 प्रश्न बनते हैं। कैसे बनते हैं देखिए। पहला है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, जो पहला प्रश्न तो ये बन सकता है, हड़प्पा सभ्यता वर्तमान में कहाँ स्थित है, तो ये आपको पता होना चाहिए, पाकिस्तान में। दूसरा प्रश्न बन सकता है किस नदी पर है, तो रावी नदी पर है। इसका उत्खनन कब किया गया, 1921 में किया गया। ठीक है, किसने किया, दयाराम चाहनी है या दयानंद चाहनी है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद में ये सभ्यता किस प्रकार की है, तो काश्यकालीन नागरिक सभ्यता है। तो ये सारे है ना, एक ही इस पंक्ति से 4 से 5 प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो रीट के अकॉर्डिंग ऐसे छोटे छोटे प्रश्नों को थोड़ा ध्यान में रखना है, क्योंकि डीपली वैसे वो जाता नहीं है। अगर आप प्रश्न पत्र उठा के देखेंगे 11 वाला, 2011 की बात की जाए, 2015 या 2017 की, तो प्रश्नों का जो लेवल है ना, ऊपरी लेवल है, इतना डीपली नहीं गए हुए। इसलिए है ना, आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि ऐसा नहीं हो कि आप बहुत डीपली चले जाएँ और ऊपर वाले प्रश्न आप देखें ही ना।
तो ऐसी स्थिति ना हो। फिर अब देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किस प्रकार हुआ। 3250 ईसा पूर्व तक पूर्ण विकसित हो चुकी थी। 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व तक विकास इसका चरम सीमा पर था। ठीक है, फिर 2750 ईसा पूर्व के बाद इसका अवसान है मित्रों, वो शुरू हो गया था और 1500 ईसा पूर्व तक आते थे पूर्णतः विलुप्त हो गई। फिर आपको पता ही है कि 1500 के बाद में 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक क्या हुआ है, वैदिक काल, आपको पता ही होगा। ठीक है, उसके बाद में 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल था। यानी कहने का मतलब यही कि सिंधु घाटी सभ्यता का एकदम पूर्णतः विलुप्त वो 1500 ईसा पूर्व के आसपास हो चुकी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमने ऊपर देखा था सिंधु सभ्यता उत्खनन के संबंधित मैंने आपको एक दो बात बताई भी थी, तो थोड़ा सा हम विस्तृत देख लेते हैं सिंधु सभ्यता का उत्खनन। ठीक है, अब देखिए इसका उत्खनन कब हुआ था, तो ये 1921 में हुआ। किसने किया, मैंने आपको बताया था, राय बहादुर दयाराम साहनी। ठीक है, और इन्होंने उत्खनन किया था। अब देखिए इसका उत्खनन कहाँ हुआ है, वो अविभाजित, ये शब्द आपको ध्यान में रखना है। अविभाजित क्यों, कि जब इसका 1921 में भारत और पाकिस्तान दो नहीं थी, है ना, पहले भारत और पाकिस्तान एक ही थे। इसका विभाजन कब हुआ, 1947 में हुआ है, 3 जून 1947 में हुआ ना, उससे पहले तो हुआ नहीं था भाई। तो अब देखिए विभाजन वैसे तो अब देखिए कि 1921 में ये हुआ। ठीक है, राय बहादुर दयाराम शाह ने इसका उत्खनन किया। अविभाजित भारत के मतलब अविभाजित भारत के पंजाब राज्य के मोंटगोमरी जिले में, कौन सा जिला है, मोंटगोमरी जिले में हड़प्पा के पास बहने वाली रावी नदी के बाएं किनारे पे किया। तो यहाँ से जो प्रश्न निकलते हैं ना, वो एक तो रावी नदी वाला इम्पोर्टेंट है, जिला पूछ लेते हैं, राज्य पूछ लेते हैं, उत्खननकर्ता कौन है पूछ लेते हैं, और कब किया ये भी पूछ लेते हैं। ठीक है, इतना डीपली नहीं जाएगा, बाएं दाएं किनारे वो थोड़ा इतना डीपली जाएगा नहीं, इतनी माथाफोड़ी नहीं करनी आपको, बस जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इतना ध्यान में रखना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे सामने मोहनजोदड़ो। ठीक है मित्रों, मोहनजोदड़ो से आपको क्या याद रखना है कि भाई इसकी उत्खननकर्ता कौन है, इसका मतलब उत्खननकर्ता कौन है, तो राखालदास बनर्जी है। कब किया, 1922 में। ठीक है, और ये अब कहाँ है, पहले अविभाजित है, जब भारत का विभाजन नहीं हो रखा था उस वक्त यह सिंध एक राज्य है, लड़काना उसका जिला है, उसमें स्थित है मोहनजोदड़ो है। और किस नदी पर है, तो ये नदी है आपकी सिंधु नदी। ठीक है, और सिंधु नदी के पूर्वी किनारे। अब आपको याद रखना है इस मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मुर्दों का टीला। छोटा प्रश्न पूछ भी लेते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद ये रखनी है कि यहाँ पर 9 बार बसने और 9 बार उजड़ने के अवशेष मिले हैं। तो यहाँ से देखो कितने प्रश्न बनते हैं, एक मिनट में आपको बता दूं कितने प्रश्न बनते हैं। यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस पंक्ति से 8 प्रश्न बनते हैं। तो इतने प्रश्न बन सकते हैं, आपको पता कोई कहीं से भी प्रश्न निकल सकता है, इसलिए थोड़ा सा ढंग से पढ़ना और प्रश्न बनाने की पूरी कोशिश करना ताकि कोई प्रश्न गलत नहीं हो। ठीक है, अब देखो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल अब तक कितने खोजे गए। तो अब तक जो मित्रों खोजे गए स्थल है ना, वो लगभग बताया जा रहा 1500 खोजे गए, और 1500 में भारत में 900 है और पाकिस्तान में 600 स्थल है। ठीक है, अब देखो कि पाकिस्तान में कौन कौन से स्थल है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन पूछ लेते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना। हड़प्पा आपको पता है पाकिस्तान में, सबको पता है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, ये ध्यान रखना। गनवेरी माला है ये पाकिस्तान में। ठीक है, बाकी कालीबंगा आपको पता है राजस्थान में है, राखी गढ़ी भी आपको पता है। ठीक है, हरियाणा में है, धौलावीरा भी आपको पता है गुजरात में है, लोथल भी गुजरात में है, रंगपुर भी गुजरात में, ये सारी चीज़ें पता, पर ये राजस्थान में कि ये भारत में है सारे। ठीक, आप देख रहे हो जो, और ये पाकिस्तान ऊपर वाले, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। आप आगे देखते हैं। सन 1953 में अमलानंद घोष ने राजस्थान के बीकानेर संभाग में लगभग 25 पुरातात्विक स्थलों की खोज की। मतलब बात की जाए 1953 में अमलानंद घोष ने जो कालीबंगा है इसकी खोज की थी। ठीक है, तो इसमें लगभग इन 25 पुरातात्विक स्थलों की खोज की। तो कब की, 1953 में की। किसने की, अमलानंद घोष ने की। कालीबंगा, कालीबंगा का मतलब होता है काली सूढ़ियाँ, है ना, ये भी ध्यान में रखना आप। और दूसरी बात यह है कि कालीबंगा कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में, वो आगे हम बात कर लेंगे जो भी है। ठीक है, लेकिन जो यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी वो ये नहीं है, ये तो आप सभी को पता ही है, राजस्थान में आप पढ़ते होंगे। तो जो ये वाला टॉप दे रखा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपने शायद कलाम अकेडमी का प्री रीड का आयोजन करवा रखा, तो उसमें अगर आपने पेपर दिया है तो आपको पता होगा कि इन्होंने एक प्रश्न पूछा था, ये प्रश्न आया हुआ है कि किस राज्य से संबंधित है, ऐसा कुछ प्रश्न था। तो ये याद रखना आप, रोपड़ है, बाड़ा है, संगोल है, ठीक है, संदोल है, और गुजरात में रंगपुर है, लोथल है,
और औषधि है, हरियाणा में राखी गढ़ी है, बनावली में ततल है। अब मैंने जो ऊपर जो लाल जो घेरा है उसमें बंद कर रखा है ना, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मिताथल कहाँ है ये चीज़ें आपको पता नहीं होगा, रोजदी कहाँ है, बाड़ा जंगल, ये चीज़ें आपको पता नहीं होगी, बाकी सारी चीज़ें आपको पता है। तो थोड़ा इसको आप ढंग से पढ़ना, याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न निकलने की पूरी पूरी संभावना रहती है। आगे बढ़ते हैं। अब मित्रों आपने पढ़ ली सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं, देख लेते एक बार क्या इसकी विशेषताएं क्या है। देखो मित्रों, नगर नियोजन की बात की जाए, नगर का नियोजन किस प्रकार का था, तो देखो इनके नगर है ना मित्रों, सारे के सारे आपको पता होगा कि एक योजना बनाकर नगरों में निर्मित किए जाने वाले भवनों, आवासों का निर्माण करते। भवन निर्माण कला आधुनिक स्थापत्य कला की अभियांत्रिकी स्तर की थी। ठीक है, तो ये थोड़ा आप ध्यान रखना। नगर की आवास योजना किस प्रकार, नगर के जो आवास रहने के जो आवास होते हैं उनकी योजना किस प्रकार की थी, तो देखो सुव्यवस्थित सड़क प्रणाली, एक व्यवस्थित सड़क प्रणाली थी ना, वो एकदम सुव्यवस्थित थी। ठीक है, मकानों के बीच खुला आंगन था। अब देखो मकान बने हुए थे ना, ये वाले यूं, तो जैसे ये मकान है तो यहाँ मकान बने हुए थे, और ये मकान, यहाँ पर एक खुला आंगन होता था। ठीक है, इस प्रकार मकानों के बीच खुला आंगन, आंगन के चारों तरफ कमरे थे। तो मैंने बताया था भाई कि भाई ये मकान के ये बीच वाला, यहाँ पर सारे सारे कमरे बने हुए थे और बीच में खुला था। ठीक है, मकानों में पानी रखने के फिरौने या परिंडे, मकानों में पानी रखने के लिए भाई फिरौने या परिंडे बने हुए होते थे कोनों में कहीं पर, और अलग से शौचालय स्नानघर, और शौचालय स्नानघर भी अलग से बने हुए होते थे। ठीक है, आगे सड़क व्यवस्था की बात की जाए मित्रों, अगर बात करें सड़क व्यवस्था किस प्रकार की थी, तो देखो मित्रों सड़कें थी वो, मैं आपको एक बता दूं, एक मिनट, पूर्व, ठीक है, उत्तर, दक्षिण और पूर्व और पश्चिम। अब सड़कें क्या थी मित्रों, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, इस प्रकार थी। और यहाँ ये समकोण पर काटती थी, समकोण पर काटती थी। अब सड़कों की अगर बात की जाए, सड़कों की क्या चौड़ाई थी और क्या लंबाई थी, तो मैं आपको बता दूं सड़कें इस प्रकार की थी, 10x5 मीटर चौड़ी थी। ठीक है, सड़कों पर कूड़ेदान बने हुए थे, जैसे सड़क चल रही इसके पास पास में कूड़ेदान बने हुए थे ताकि कूड़ा कचरा इसमें डाला जा सके। ठीक है, और अब बात करें अगर उनकी नगर की सफाई की, जल निकास प्रणाली की, स्वच्छता प्रबंधन की, तो बहुत अच्छे स्तर की थी वहाँ पर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सामाजिक जीवन उनका किस प्रकार का था मित्रों। तो पारिवारिक व्यवस्था देखते हैं एक बार। पारिवारिक व्यवस्था के अंतर्गत देखो समाज की प्रमुख इकाई परिवार थी। समाज का जो मुख्य इकाई थी मित्रों वो परिवार थी। नारियों की मूर्तियाँ मिली वहाँ पर, नारियों की मूर्तियाँ भी मिली। ठीक है, और चांदी व तांबे के आभूषण पहन, नारियाँ थी वो चांदी और तांबे के आभूषण पहनती थी। किसके पहनती थी, चांदी वो तांबे के पहनती थी। और वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, नारियाँ वगैरह, लोग क्या पहनते थे, सूती वस्त्र पहनते थे। ये भी ध्यान रखना, प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता के जो पारिवारिक व्यवस्था के अंतर्गत किस प्रकार लोग वस्त्र पहनते थे, सूती वस्त्र पहनते थे। अस्त्र शस्त्र का उनको ज्ञान था, मतलब अस्त्र शस्त्र का उनको अच्छा ज्ञान था। मनोरंजन के साधन क्या थे, वे संगीत गीत अच्छे गाते थे, नृत्य बहुत अच्छे स्तर के करते थे, और शिकार भी करते थे। ठीक है, अब फसलों की बात की जाए तो क्या क्या फसलें थी, तो बात की जाए फसलों की तो गेहूँ थी, जौ, चावल, दूध और मांसाहार भोजन, ये उनके पारिवारिक व्यवस्था थी। अब देखते हैं आर्थिक जीवन उनका किस प्रकार का था। तो आर्थिक जीवन में बात करें मित्रों, तो कालीबंगा में जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले। जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले, कालीबंगा से मिले। तो ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है और कई दफ़ा पूछा भी गया है, तो थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है। पालतू बच्चों में गोवंश का बहुत अधिक महत्व देखने को मिलता है। और व्यापार और वाणिज्य की बात की जाए मित्रों, तो तांबे व कांचे के बर्तन व औजार बनाने के साथ ही मिट्टी के बर्तन व मटके बनाने की कलाएं भी पूर्ण थी। देखो तांबे व कांचे के बर्तन बनाते थे, उसके साथ ही मिट्टी के बर्तन व मटके बनाने की कला में बहुत निपुण थे। अब बात करें तोल के बाट है ना, वो कहाँ से मिले, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तोल के बाट के कहाँ से मिले, तो ये मिले आपके समुद्र, वो कालीबंगा से मिले। कालीबंगा वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला आप ध्यान रखना, तोल के बाट है वो समुद्र से मिले। सीप की एक टूटी पटरी स्केल जो मोहनजोदड़ो से मिली, ये थोड़ा आप ध्यान रखना। सीप की एक टूटी पटरी स्केल है वो मोहनजोदड़ो से मिली, थोड़ा आप इसको ढंग से देखना है ना। आगे बात करें लोथल गुजरात की, है ना, लोथल गुजरात। देखो मित्रों यहाँ पर खुदाई में एक गोदीवाड़ा मिला है, गोदीवाड़ा। आप इसको कैसे याद रख सकते हैं मैं बता दूं, यूँ याद रखना, गोदी लो। छोटे बच्चों को क्या कहते हैं, गोदी लो।
तो गोदी वड़ा वो कहाँ पर है? लोथल में। दरअसल होता है कि परीक्षा में हम कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि लोथल है या फिर धोलावीरा है ना। धोलावीरा लोथल को लेकर हम थोड़ा, धोलावीरा में तो आपको पता है स्टेडियम मिला है, तो स्टेडियम वाला है, लोथल वाला याद रखना, गोदी लो ऐसा याद रखोगे अपने आप याद रह जाए, कोई दिक्कत नहीं है। परीक्षा के वक्त इस प्रकार समस्या आ जाती है कि अरे कौन सा लोथल होगा, धोलावीरा लोथल इस प्रकार है ना, तो थोड़ा ध्यान रखना। गोदी बंदरगाह के अवशेष से ज्ञात होता है कि यहाँ एक समुद्री वातावाद का प्रमुख केंद्र था। इनका संबंध है मित्रों मिस्र, सुमेर, सीरिया से था। भारत व मेसोपोटामिया की खुदाई में समानता प्राप्त होती है, क्योंकि वस्तुएं भी काफ़ी हद तक समानता में पाई गई है। इनका धार्मिक जीवन की बात करते हैं थोड़ी सी, है ना। अगर मित्रों धार्मिक जीवन के इनके बारे में बात करें तो प्राकृतिक शक्तियों के उपासक थे ये। पृथ्वी है, पीपल है, नीम है, जल है, सूर्य है, जादू टोना प्रचलित था। लोथल, बनावली व राखीगढ़ी से अग्नि वेदिकाएँ प्राप्त हुई है। तो लोथल, बनावली, राखीगढ़ी, इसके साथ ही कालीबंगा भी जोड़ दो, वहाँ से भी अग्नि वेदिकाएँ प्राप्त हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर कालीबंगा भी साथ हैं, हालांकि इस किताब में नहीं दे रखा होगा, तो कालीबंगा भी इसमें साथ होगा। आगे बढ़ते हैं मित्रों। इसके साथ और बात की जाए तो यहाँ पर मातृदेवी और शिव की उपासना की जाती थी। कालीबंगा ही नहीं बल्कि उनका धार्मिक जीवन के बारे में बात की जाए तो सिंधु सभ्यता में अगर मातृदेवी और शिव की उपासना की जाती थी, तो काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान में रखना आप कि मातृदेवी और देवी की उपासना की जाती थी। इसके साथ ही एक प्रश्न और है कि वो सबको गाड़ते भी थे और कभी कभी वे सबको दाह संस्कार भी करते थे, तो ये दोनों चीज़ें वहाँ पर होती थी। ठीक है, तो प्रश्न कैसा भी बन सकता, थोड़ा सा हमने ध्यान रखना। सभ्यता का अवसान, इस देखो ये सिंधु घड़ी सभ्यता, इसका पतन क्यों हुआ? अवसान का मतलब पतन क्यों हुआ, इसका अंत कैसे हुआ इसका? तो अगर इसके बारे में बात की जाए तो कई अलग अलग इतिहासकार अलग अलग अपना मत देते हैं, लेकिन मोटे तौर पर यही कहा जा सकता है कि प्राकृतिक कारणों से इसका पतन हुआ है। ठीक है, और बाकी जो सिंधु है सभ्यता, उसकी लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है, इसलिए इस सिंधु सभ्यता को आपको पता होगा कहा जाता है आदि ऐतिहासिक सभ्यता। आदि ऐतिहासिक सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस सभ्यता का आदि जानकारी मिली। आदि कैसे? क्योंकि उसके स्थल मिल गए, काफ़ी हद तक उसकी मोहरें मिल गई, लेकिन उस सभ्यता को अब तक हम पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए पूरी जानकारी हमें नहीं मिली। इसलिए सभ्यता को आज भी आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है, सिंधु सभ्यता को। थोड़ा ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, अभी तक ये सभ्यता अभी इसकी लिपि है अभी तक पढ़ी नहीं गई है, और लिपि आपको पता है दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है, तो ये आपने देख लिया होगा। अब देखते हैं, देखो मित्रों अपने रीट के पाठ्यक्रम में अगर बात की जाए तो मेसोपोटामिया की सभ्यता नहीं है, इसलिए माथाफोड़ी नहीं करनी है। अगर आप पढ़ो तो अलग बात है, लेकिन अपने रीट के सिलेबस से बाहर है ये। ठीक है, मिस्र की सभ्यता भी नहीं है, ठीक है, और चीन की सभ्यता भी नहीं है, यूनान की सभ्यता भी नहीं है। ठीक, अब हम आ जाते हैं राजस्थान की प्राचीन सभ्यता, हमारे इतिहास में टॉपिक दे रखा है, तो उसके संबंध में हम देख लेते हैं। पहली हमारे सामने आती है मित्रों कालीबंगा। कालीबंगा से बहुत सारे प्रश्न बन चुके हैं, ऐसा कोई एग्जाम नहीं गया जिसमें कालीबंगा से संबंधित प्रश्न नहीं पूछा हो। तो कालीबंगा किस नदी किनारे है? गंगा नदी किनारे। ठीक है, और ये कौन सा स्थल है? ये सिंधु घाटी की 25 महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है। ठीक है, और ये कहाँ पर स्थित है कालीबंगा? हनुमानगढ़ में। और यहाँ की विशेषता क्या है कि यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। ठीक है, वर्तमान में सरस्वती नदी की जगह यहाँ पर अभी क्या बहती है, कौन सी नदी प्रवाहित होती है? वो होती है घंगर नदी, यहाँ से प्रवाहित होती है। सरस्वती नदी के बारे में हमने जाना था, शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है और ये प्रवेश नौर हनुमानगढ़ में ये प्रवेश करती है। ठीक है, इतना तो हमने देख लिया था। अब पानी निकास के लिए लकड़ी की नालियाँ बनी हुई मिली। देखो ईंटों की नालियाँ तो आपने सुनी होगी भाई, हड़प्पा मोहनजोदड़ो सब में मिली, लेकिन लकड़ी की नालियाँ है ना, वो केवल आपके यहीं दृष्टिगत होती है। कहाँ पर? कालीबंगा में। ठीक है, और कृषि के औजार मिले और तांबे के औजार भी यहाँ पर मिले। अब बताते हैं कि भाई कालीबंगा सभ्यता, इसका पतन या अवसान इसका किस प्रकार हुआ। तो संभवत माना जाता है कि भाई यहाँ पर सूखा आया या फिर नदी द्वारा मार्ग परिवर्तन करने के कारण ऐसा हुआ होगा। लेकिन अगर नदी अपना मार्ग परिवर्तन करती तो भी इतनी बड़ी सभ्यता का पतन संभव नहीं था। हो सकता है कोई अन्य कारण रहे होंगे, लेकिन किताब में यही बताया जाता है कि भाई संभव सूखा या नदी मार्ग परिवर्तन ऐसा हुआ होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है आर्य सभ्यता। आर्य सभ्यता के बारे में बात करें मित्रों, तो ये आर्य है मित्रों उदयपुर में है, और ये कांस्य युगीन सभ्यता है। ठीक है, और सभ्यता या संस्कृति कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये बेडस और बनास घाटियों में विकसित हुई है।
बेडस और बनास घाटियों विकसित हुई है। पूछ लेते हैं आर्य सभ्यता किस नदियों पर स्थित है, तो बेडस और बनास नदियों पर घाटियों विकसित हुई है, नदियों पर विकसित हुई है, नदियों पर है। ठीक है, और कितनी पुरानी है ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाता है, लेकिन आप थोड़ा ध्यान रखना 5000 पुरानी है। ठीक है, लगभग 500 मीटर लंबी धूलकोट का टीला आर्य सभ्यता का प्रमुख केंद्रीय स्थल है, इसलिए धूलकोट का टीला या धूलकोट सभ्यता पूछ लिया जाता तो आर्य है, तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। आगे है तांबे की कुल्हाड़ी यहाँ से मिली, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और प्रस्तर यानी पत्थर के औजार मिले यहाँ से। और मज़े की बात यह कि एक मकान में 4 से 6 बड़े चूल्हों का मिलना वृद्ध परिवार का संकेत है। यानी कहने का मतलब यह है कि यहाँ से एक मकान में 4 से 6 से बड़े चूल्हे मिले। इसका मतलब उन्होंने जैसे कि इतिहासकारों ने बताया कि यहाँ हो सकता है कि एक वृद्ध परिवार या संयुक्त परिवार, बड़े परिवार साथ में रहा करते होंगे। तो ये संकेत, ये अवशेष कह सकते हैं कहाँ से मिले, तो ये आपके आर्य सभ्यता से मिले। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। इसका विस्तार है मित्रों, गिलुड राजसमंद, बालाथल उदयपुर और बांगूर आपके भीलवाड़ा वहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, थोड़ा ध्यान में रखना आप। बालाथल उदयपुर में है और गिलुड राजसमंद में है और बांगूर आपके भीलवाड़ा में सभ्यता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मित्रों। हमारे सामने आ गई बालाथल सभ्यता। बालाथल के बारे में जानते हैं मित्रों। ये ऊंठाला गांव वल्लभनगर उदयपुर में है। वल्लभनगर ऊंठाला गांव है, वल्लभनगर तहसील है और उदयपुर आपका जिला है और राजस्थान में। ठीक है, अब इसका उत्खनन कब किया, तो 1993 में इसका उत्खनन करने वाले डॉक्टर VN मिश्रा थे। ठीक है, इनके नेतृत्व में किया गया। और ये अस्तित्व में कब आई थी, तो ये 3200 ईसा पूर्व में बताया जा रहा है कि अस्तित्व में आई थी। और ये किस प्रकार की सभ्यता है, तो ये आपके ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता है। ठीक है मित्रों, यहाँ से लगभग सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है आपकी। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं चंद्रावती सभ्यता, है ना। आगे चंद्रावती सभ्यता से मित्रों याद ये रखना कि ये वर्तमान में ये कहाँ स्थित थी, तो ये आपके आबू रोड सिरोही में थी। आबू रोड सिरोही। और किस नदी पर थी, तो ये सिवानी नदी के बाएं दाएं तट। ये तट वगैरह आपको याद नहीं रखना था, माथाफोड़ी नहीं करनी है। सिंधु और हड़प्पा के तट भी अभी तक कहीं पर भी पूछे नहीं गए हैं, तो तट वाला याद नहीं, सिवानी नदी पर थी। और इसकी खोज है वो 1822 में कर्नल जेम्स टॉड ने की थी। इसकी खोज किसने की, कर्नल जेम्स टॉड ने की थी। और इस सभ्यता का संबंध है मित्रों वो हिंदू और जैन दोनों से हैं। और चंद्रावती के जो अभिलेख है वर्तमान में कहाँ हैं, तो वो माउंट आबू के संग्रहालय में पड़े हैं। ठीक है, ये भी बात आपको थोड़ी ध्यान रखना। और चंद्रावती है मित्रों, ये परमार शासकों की राजधानी थी। ठीक है, परमार शासक थे, उनकी राजधानी थी। यहाँ के शासक हुए यशो धवल तथा धारावर्ष जैसे यहाँ के प्रतापी शासक हुए थे। और कहा जाता है कि 15वीं जो शताब्दी है, यहाँ इसका 15वीं शताब्दी में इसका पतन हो गया था, अब जो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट निकलते हैं प्रश्न, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। जो आपकी बुक्स के पीछे जो प्रश्न आए हुए हैं ना, उसको देख लेते हैं। तो वो है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, तो ये एक नगर नियोजन सभ्यता थी। ठीक है, वेद कितने हैं, तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है ना। अथर्ववेद। और वैदिक समाज में वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था मित्रों कर्म और श्रम पर आधारित थी। वर्ण व्यवस्था कर्म और श्रम पर आधारित थी। तो ये आपको ध्यान रखना, वैदिक समाज में जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म और श्रम, जैसा काम करोगे वैसी आपकी वर्ण व्यवस्था रहेगी। ठीक है, वैदिक काल में धार्मिक जीवन है मित्रों एकदम सरल था, आडंबर रहित था। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आप याद ये रखना कि आहार सभ्यता ताम्रवती नगरी के नाम से भी जानी जाती है और धूलकोट के नाम से भी जानी जाती है। ये आपकी बेडस और आहार बेडस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं। कालीबंगा से पूर्व हड़प्पाकालीन और उत्तर हड़प्पाकालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले। जो कालीबंगा है ना मित्रों, कालीबंगा के पूर्व हड़प्पाकालीन, जो हड़प्पा काल है ना, हड़प्पा काल का जो समय है उससे पूर्व के और उसके बाद में जैसे हड़प्पा है, तो कालीबंगा जो सभ्यता है ना उससे पूर्व की भी अवशेष मिले और हड़प्पा के बाद की भी अवशेष वहाँ पर मिलते हैं। तो ऐसा एकमात्र कालीबंगा में मिलते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता जब विकसित हुई है, जब हड़प्पा सभ्यता का जो कालक्रम का पता चला, उससे पूर्व भी कालीबंगा के पूर्व हड़प्पाकालीन और उत्तर हड़प्पाकालीन सभ्यता की यहाँ पर साक्ष्य मिलते हैं, वो मात्र कालीबंगा में मिलते हैं। और बालाथल सभ्यता उदयपुर जिले में है, वल्लभनगर तहसील में है। और मैंने आपको बता दिया था चंद्रावती सभ्यता सिरोही जिले में है और माउंट आबू की तलहटी में है। और आबू रोड
के निकट ही है, या कह सकते हैं और शिवानी नदी के पास में ही है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रहे। वैदिक सभ्यता का ज्ञान कराने वाले ग्रंथ हैं वो याद रखना, वेद है, उपनिषद है, अरण्यक है, ब्राह्मण है, षटवेदांग है। ठीक है, यहाँ तक आपके क्लियर हो जाता है। कल हम जो टॉपिक पढ़ेंगे, यानी कि नेक्स्ट जो हमारी क्लास में जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा विश्व के प्रमुख दर्शन। ठीक है, यहाँ तक हमारा लगभग कंप्लीट हो जाता है। कोई आपका डाउट रहता तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, अच्छे से लिख सकते हैं। आपके पास अगर नोट्स नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया जा रहा है, वहाँ से आप ले सकते हैं। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, कल हम जो पढ़ने वाले हैं विश्व के प्रमुख दर्शन पढ़ने वाले। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलेंगे।